गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्वितीय वर्ष विज्ञान भौतिक शास्त्र में मैंने आपको जो हमारा पेपर ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी, इनके पुरानी लेक्चर सीरीज के अंदर व्यतिकरण के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 3 यूनिट में डिवाइडेड है। परीक्षा की दृष्टि से सामान्यतः तीनों यूनिट से सेक्शन ए में न्यूनतम 3-3 प्रश्न आते हैं, सेक्शन बी में तीनों में से एक और किसी में से 2 प्रश्न 2 आते हैं और किसी एक में से 1 आता है, और सबसे महत्वपूर्ण तीसरे भाग में तीनों ही यूनिट से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। तो हमने जो टॉपिक पहले व्यतिकरण का किया है उसके अनुसार व्यतिकरण यूनिट 1 और 2 दोनों में डिवाइडेड है। मीन्स इंटरफेरेंस का जो बेसिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट है वो तो हम यूनिट 1 में करते हैं, और हैंडीजर फ्रिंजेस की अगर बात करें तो यूनिट 2 में करते हैं। यानी जो इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की लेक्चर्स थे उनसे आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों का बहुत कुछ हिस्सा किया है। अब मैं आज से एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं। इन वीडियोस के अंदर मैं व्यतिकरण की बात करूंगा, विवर्तन की बात करूंगा। हम यूनिट 2 में व्यतिकरण तो कर ही चुके हैं, लेकिन उससे आगे हम कुछ विवर्तन की बात करेंगे। हमारी यूनिट 2 में 2 विवर्तन की यूनिट, एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। मैं आज तो जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बट आगे की सीरीज में हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के टॉपिक्स को वर्कआउट करेंगे। तो देखिए, व्यतिकरण क्या था। मूलतः व्यतिकरण हमारे दिए 2 कला संबद्ध स्रोतों का अध्यारोपण था, जिसमें हमने फ्रिंजेस की बात की। थोड़ा बहुत विवर्तन आपने कक्षा 12 में भी पढ़ रखा है। हम यहां पर विवर्तन की बात करते हैं। विवर्तन क्या है? बेसिकली कहीं कोई शार्प एज है, मीन्स कोई तीक्ष्ण धार है, तो वहां पर किसी तरंग के मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। कहीं पे भी कोई तीक्ष्ण सिरा आ गया, कोई धार आ गई, यानी तो वहां पर जो तरंग मुड़ती है उस मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। अब मैं यहां पर विवर्तन के उदाहरण में पहले ध्वनि के विवर्तन की बात करूंगा। आप सोचिए, आप एक कमरे में हैं जिसमें एक गेट है। अगर हम मूलतः रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा की गति की बात करते हैं, हम जानते हैं कि तरंगे सीधी रेखा में गति करेगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मान लेता हूं कि मैं एक कमरे में खड़ा हूं, सामने दरवाजा है। अब अगर मैं यहां से बोलता हूं तो ध्वनि की या तरंगों के गुणधर्म के हिसाब से मेरी तरंगे सीधी जानी चाहिए। जब सीधी जानी चाहिए तो जो गेट के साइड में कोई व्यक्ति है तो उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। बट आप सामान्यतः देखते हैं कि अगर आप घरों में देखें तो अगर आप गेट के साइड में खड़े हैं तो भी आपको ध्वनि सुनाई देगी। यानी अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि यहाँ पर एक इंसान खड़ा है और यहाँ पर एक गेट है, तो गेट के दोनों साइड में या ऊपर या नीचे की तरफ ये ध्वनि हमें सुनाई क्यों दे रही है? इसका मतलब है कि गेट के सिरों पर ध्वनि मुड़ रही है। आप इसका दूसरा तरीका भी मान सकते हैं। एक बड़ी दीवार है, आप इस दीवार के इस तरफ से बोलते हैं तो मूलतः अगर मान लीजिए बड़ी दीवार है और आप यहां से बोल रहे हैं तो ध्वनि इधर जानी चाहिए, इधर सुनाई नहीं देनी चाहिए, पर हमें ध्वनि इधर सुनाई देती है। इसका मतलब जो दीवार का सिरा है वहां से ध्वनि तरंगे मुड़ गई। तो इस तरह की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन मूलतः तरंग गुणधर्म को बताता है, यानी जहां भी तरंग होगी वहां पर हम इसके विवर्तन को देखेंगे। और ध्वनि के विवर्तन के आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप खिड़की पे देख सकते हैं, दरवाजे पे देख सकते हैं, दीवार पे देख सकते हैं। कुछ का ये कहना होता है कि भाई दीवार जो है उससे हो सकता है साउंड ट्रांसमिट कर गया हो, यानी कुछ पारगमन हो गया हो। तो आप कितनी ही मोटी दीवार देख लें, आप हर परिस्थिति में देखेंगे कि ध्वनि बहुत आसानी से सिरों पर मुड़ती है। तो क्या ऐसी की ऐसी घटना प्रकाश से होती है? तो अगर आप सामान्य जनजीवन में प्रकाश को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि दरवाजे से प्रकाश मुड़ा है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर, दरवाजे से प्रकाश देखा
तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर टेढ़ा प्रकाश यहां से अगर प्रकाश जाएगा तब तो जाएगा। ध्यान रखिए, जो रेक्टिलिनियर मोशन है यानी प्रकाश जिस सीधा जा रहा है, तो अगर स्रोत जैसे रखा है तो हर दिशा में जाएगा ना, तो वो तो जा रहा है, लेकिन मुड़ती हुई घटना आपको कभी प्रतीत नहीं होगी। सामान्य जनजीवन में कभी भी आप नहीं देख सकते कि प्रकाश मुड़ रहा है, लेकिन हम कहते हैं प्रकाश का भी विवर्तन होता है, क्योंकि विवर्तन मूलतः तरंगों का गुणधर्म है। प्रत्येक तरंग के अंदर इस गुणधर्म को देखा जाता है, जहां पे भी कोई शार्प एज होगी वहां पर तरंग मुड़ेगी, और इस मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। अगर हमसे पूछे विवर्तन क्या है, तो हम सीधा कह सकते हैं किसी भी तीक्ष्ण धार, अवरोध अथवा छिद्र पर तरंगों के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ये किसी भी तरंग के लिए सत्य है। हमने ध्वनि के तरंग विवर्तन को सामान्य बहुत बार देखा है, लेकिन बहुत स्पष्ट है प्रकाश के तरंग विवर्तन को नहीं देख सकते। हम सामान्य आंखों से रूटीन लाइफ में कभी प्रकाश के विवर्तन को नहीं देखते। जो इसका उदाहरण ये समझते हैं कि हमने लाइट जला रखी है और दरवाजे के साइड में दिख रहा है, तो आप देखिए वो गलत है। वो स्रोत के हिसाब से रेक्टिलिनियर मोशन निकाल के देखिए, जो वो वहां तक जाना ही है। तो इसका मतलब प्रकाश में विवर्तन हो नहीं रहा है, हम प्रेक्षण नहीं कर पा रहे। तो मूल कारण है कि विवर्तन की मूल शर्त है कि विवर्तन तभी होगा जब हमारा छिद्र या बाधा का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। सबसे मूल कंडीशन है कि किसी भी छिद्र या बाधा पर विवर्तन तभी प्रेक्षित होगा जब छिद्र अथवा बाधा की आकार की कोटि तरंग दैर्ध्य की हो, मीन्स ऑर्डर उसका तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर का हो, वेवलेंथ के ऑर्डर का। जो ध्वनि है उसका वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर होता है। तो आज जो दरवाजा अगर हमारा 1-1.5 मीटर है, तो उसकी कोटि हमारे ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की कोटि की हो गई। अगर हम आकार ऊंचाई की बात करें, हो सकता है 2 मीटर का हो, 2.5 मीटर का हो, तो कहीं ना कहीं जो हमारा तरंग दैर्ध्य है उससे अधिकतम 10 गुना मान लो। अगर हम दीवार की बात करें, 5 मीटर की दीवार है, 10 मीटर की दीवार है, तो हमारे तरंग दैर्ध्य की कोटि से अगर बात करें तो उसकी कोटि का है। जबकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 10⁻⁷ मीटर में। आप अच्छी तरह जानते हैं प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है। यानी अगर मीटर में बात करें तो 3.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 3.8 इंटू 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, यानी जो कोटि है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की वो 10⁻⁷ मीटर में है। इसका मतलब जो बाधा या छिद्र होना चाहिए वो इस कोटि का होना चाहिए। अब इस कोटि का मतलब इससे 10 गुना कर लो, 100 गुना कर लो। अगर हम 100 गुना भी करें तो हम ज्यादा से ज्यादा 10-20 माइक्रोन की ऑर्डर का हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए, और हम हमारी आंखों से 10 या 20 माइक्रोन की बाधा को नहीं देख सकते। यानी प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए हमारा छिद्र या बाधा 10-20 माइक्रोन की कोटि की होनी चाहिए, यानी माइक्रोन के कोटि की होनी चाहिए 10⁻⁻⁶ मीटर। और यही कारण है कि ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, जबकि प्रकाश का विवर्तन सामान्य आंखों से प्रेक्षित नहीं होता है। इसको देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी लैब में जाना पड़ेगा। इसलिए विवर्तन के जो प्रयोग है वो लैब में ही होंगे। हमारा लेसन का उद्देश्य स्पष्ट है कि हम प्रकाश के विवर्तन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश का विवर्तन हम मूलतः 2 प्रकार की बात करेंगे। पहली बात स्पष्ट है कि विवर्तन तरंगों का गुणधर्म है। दूसरी बात, ध्वनि का तरंग विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, प्रकाश का नहीं होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की कोटि का अंतर है। सामान्य आंखों से हम इसे नहीं देख सकते, तो लैब में देख सकते हैं। तो लैब के पर्पज से अगर हम डिफ्रैक्शन को समझें तो डिफ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक फ्रेनेल और एक फ्राउनहोफर। मीन्स विवर्तन को 2 तरह से डिवाइड किया, एक फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। उसके पहले प्रकाश के विवर्तन को हाइगन सिद्धांत से समझे कि हो क्या है, प्रकाश मुड़ता क्यों। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई छिद्र है, बहुत स्पष्ट है कि अब हम जो भी बात करेंगे वो हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए कि छिद्र हो चाहे बाधा हो, उसकी कोटि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि की है। यानी अगर ये छिद्र है तो 10⁻⁻5 मीटर से छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और अगर बाधा है तो उसका भी आकार यही है। तो जब यहाँ पर मैं आपतित तरंगाग्र की बात करता हूँ, समतल तरंगाग्र, जब तरंगाग्र इस पर आएगा तो देखिए इस छिद्र पर आएगा, तो हाइगन का सिद्धांत ये कहता है कि तरंगाग्र अगर समतल है, वो चल रहा है,
तो उसका प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो जब यहाँ पर कोई तरंगाग्र आएगा तो उसका प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक तरंगाग्र की तरह, सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह वर्क करेगा, और ये द्वितीयक स्रोत जो जनरेट करेंगे उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो समतल से किस में कन्वर्ट हो गया, गोलीय में। अब गोलीय में हो गया तो जो यहाँ सीधी रेखा में चल रहा था वो निश्चित ही तिर्यक जाएगा, और इसी के कारण जो प्रकाश इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में होना चाहिए था उसकी जगह साइड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हाइगन सिद्धांत से हम विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि हाइगन सिद्धांत साफ कहता है कि जो द्वितीयक तरंगाग्र है उसका प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की तरह वर्क करेगा। अब हमारी बाधा इतनी छोटी सी है तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और वो तरंगाग्र उत्पन्न करेंगे, तो वो जो गोलीय तरंगाग्र है उससे अब प्रकाश सीधा नहीं जाके तिर्यक भी जाएगा। इस तरह से हम हाइगन के सिद्धांत से विवर्तन को समझते हैं। अब पुनः हम बात आते हैं कि फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन किस आधार पर डिवाइड किए, तो इसको मूलतः इन दो चीज से समझने की कोशिश करें। ये फ्रेनेल विवर्तन के लिए बताया और ये फ्राउनहोफर के लिए बताया। अगर मैं फ्रेनेल विवर्तन की बात करूं तो स्पष्ट है कि स्रोत फाइनाइट डिस्टेंस पर है, परिमित दूरी पर है, और यहाँ पर स्क्रीन भी परिमित दूरी पर होगी, यानी स्रोत और स्क्रीन दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसका मतलब यहाँ तरंगाग्र सामान्यतः गोलीय होगा या बेलनाकार होगा। मीन्स फ्रेनेल विवर्तन वो है जिसमें स्रोत और स्क्रीन दोनों ही बाधा अथवा छिद्र से परिमित फाइनाइट डिस्टेंस पर है। सेकेंड, यहाँ पर तरंगाग्र गोलीय, सामान्यतः गोलीय या बेलनाकार होगा। तीसरी बात हम यहाँ पर बात करें तो क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस है तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्रीन का सेंटर यहाँ पर कभी काला भी आ सकता है और चमकीला भी आ सकता है। यानी इस विवर्तन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेंटर ऑफ फ्रिंजेस है, यानी जब मैं स्क्रीन पे फ्रिंजेस देखूंगा तो वहां पर कहीं पे भी सेंटर, थ्योरेटिकली सेंटर तो हरदम ब्राइट होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। ये ओवरऑल पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा जो हम आगे एनालिसिस में बात करेंगे। यहाँ पर क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंसेस में किसी लेंसेज की जरूरत नहीं है, तो कुल मिलाकर हम फ्रेनेल की 4 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्रोत एवं स्क्रीन मीन्स पर्दा फाइनाइट परिमित दूरी पर है। दूसरा, यहाँ पर तरंगाग्र गोलीय अथवा बेलनाकार है। तीसरी बात, इसमें किसी लेंसेज की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात, इसमें जो फ्रिंज आएंगी या जो विवर्तन प्रारूप आएगा उसका केंद्र चमकीला भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। इसी की जगह जब मैं फ्राउनहोफर की बात करूं, स्पष्ट है कि यह समांतर रेखाएं बताई है, इसका मतलब तरंगाग्र समतल ही होगा, यानी यहां पर स्रोत भी अनंत पर है और स्क्रीन भी अनंत पर है। मीन्स फ्राउनहोफर विवर्तन वो है जहां पर स्रोत और पर्दा दोनों ही अनंत पर है, यहाँ पर फाइनाइट था या इनफाइनाइट है। दूसरी बात, यहाँ तरंगाग्र केवल समतल होगा, यानी यहाँ पर आपतित तरंगाग्र और विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही केवल समतल होंगे। यहाँ पर तरंगाग्र गोलाकार अथवा बेलनाकार था, यहाँ पर समतल होंगे। तीसरी बात, यहाँ पर चूंकि इनफाइनाइट तो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं लेंसेज यूज करने पड़ेंगे। एक सोर्स से लेंस लगाएंगे जिससे कि ये पैरेलल बीम आए, और यहाँ पर भी उसको सेंटर्ड करने के लिए लेंस काम मिलेंगे, यानी इसको देखने के लिए हमें लेंसेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा मैंने बताया था इसमें लेंसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ लेंसेज की रिक्वायरमेंट होगी। और चौथी बात, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन आ रहा है उसका सेंटर हरदम ब्राइट होगा, हरदम ब्राइट है, जबकि मैंने यहाँ बताया था ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी। तो इस तरह से हम प्रकाश के विवर्तन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं, एक फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। हम अगली कक्षा के अंदर फ्रेनेल विवर्तन को डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, एकल स्लिट के कारण विवर्तन, कक्षा 12 में आपने पढ़ रखा है, जिसके बेस में हम रिजॉल्विंग पावर भी करते आए हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम फ्रेनेल विवर्तन की बात करेंगे कि फ्रेनेल विवर्तन की अलग अलग शर्तें क्या है और उसको कैसे अंडरस्टूड करते हैं।
लेकिन आज एलिमेंट्री विवर्तन क्या है, यहाँ के कुछ प्रश्न बता दूं। विवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है? ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है और प्रकाश का नहीं, क्यों? विवर्तन की क्या शर्त है, क्या आवश्यक शर्त है? प्रकाश का विवर्तन कितने तरह का होता है? फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या अंतर है? ये कुछ प्रश्न हैं जो 1.5 नंबर या 3 नंबर तक आ सकते हैं। ये आज की क्लास से आप वर्कआउट कर पाएंगे। आगे की क्लास में हम आगे का टॉपिक फ्रेनेल के को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।